दूसरी तरफ नेहरू जी ने क्या किया, न किसी से अवार्ड मिला। अरे भाई, दूसरी पार्टी छोड़िए, अपनी पार्टी के सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं दिया, उन्होंने अपनी सरकार से खुद को भारत रत्न ले लिया। यानी एक मोदी जी जिन्होंने सबको भारत रत्न दिया और एक उनकी सरकार जिसमें खुद को भारत रत्न मिल गया। तो मैं मानता हूं कि इन तीनों बिंदुओं पर नेहरू जी और मोदी जी में कोई तुलना नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोदी जी नेहरू जी की तुलना में एक अतुलनीय प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने यह अतुलनीय उपलब्धि हासिल की है। और एक बात और कहूंगा अंत में, वाकई दोनों में बराबरी नहीं है। हम लोग बचपन में एक बड़ा गीत था जो हमारी पीढ़ी और हमसे पहले वाली पीढ़ी ने अवश्य सुना होगा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। उसमें एक लाइन थी कि फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल। वो तो फूलों की सेज पे थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी चाय की केतली लेके प्लेटफॉर्म पे दौड़े नरेंद्र लाल। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। वो जवाहरात के लाल थे और नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल थे। वो हीरे जवाहरात के बीच में उनका बचपन गुजरा और इन्होंने गुदड़ी के लाल ने निकलकर आज भारत माता का भाल जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है, उसके लिए सारा देश उन पर गर्व करता है। अब मैं पिछली बात को छोड़कर इस पे आता हूं कि तीसरे टर्म में हमारी सरकार किस प्रकार की बातों पर विचार करने की तरफ ध्यान दे रही है। राष्ट्रपति महोदया ने अपने बिंदु क्रमांक 5 में इस विषय का उल्लेख किया है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आने वाली है, वो है एनर्जी और एनर्जी में ग्रीन एनर्जी। हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को बहुत पहले से ध्यान कर इस बात को समझ लिया कि आने वाला एरा ग्रीन एरा है। और याद करिए कि हमारी सरकार ने आने के बाद सबसे पहले क्या किया था, एलईडी बल्ब देने शुरू किए थे। अब तक 37 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, जो अमेरिका की कुल आबादी से अधिक है। उस समय हमारा अधिकतम पावर कंजम्पशन 50% से अधिक कोयले से होता था। अगर हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते थे और केवल कोयले से कंजम्पशन करते तो भारी मात्रा में कार्बन डिपोजिशन होता। ग्रीन एनर्जी का टारगेट जो हमारी सरकार ने रखा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह टारगेट रखा गया कि 2030 तक भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर जनरेशन का 40% क्लीन एनर्जी से होगा। और हमेशा सरकारों में देर में होता है कार्य, मगर महोदय मैं बताना चाहता हूं, पहली बार भारत के इतिहास में वो 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय क्लीन एनर्जी का टारगेट 8 साल पहले 2022 में अचीव कर लिया गया। और अब 2030 के लिए रिवाइज टारगेट 50% क्लीन एनर्जी का हो गया है। यह दर्शाता है कि हमने कितना महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। इसीलिए हम तीसरे नंबर की देश बन गए हैं सोलर एनर्जी के संदर्भ में। 2014 में जहां सोलर एनर्जी 2.6 गीगावाट थी, वहीं 2023 में 66.7 गीगावाट हो गई है। और इतना ही नहीं, अब प्रधानमंत्री जी ने जो एक प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की, जिसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में है, मैं बताना चाहता हूं, लोगों के घर पे सोलर रूफटॉप्स लगेंगे और मुफ्त की बिजली प्राप्त हो रही है। और मुफ्त की बिजली के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार चलाएंगे, उनका चार्जिंग भी मुफ्त की हो जाएगी। सोचिए कि एक ऐसी योजना जिसमें किसी भी प्रकार का पर्यावरण पर आक्षेप नहीं आ रहा है, पर्यावरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मुफ्त की ऊर्जा मिल रही है, और वो भी सरकारी खजाने पर बगैर कोई बोझ डाले। जो लोग मुफ्त की बात करते थे, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने ईमानदारी से एक ऐसी योजना के माध्यम से देश के करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली देने का प्रयास किया है, जो अपने आप में अद्भुत और अलग है। और आगे भी हम भविष्य में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने उल्लेख किया कि स्टार्टअप के मामले में हम दुनिया के तीसरे बड़े इकोसिस्टम बन गए। मगर हम तीसरे बड़े इकोसिस्टम से संख्या के आधार पर नहीं बने। जब हमारी सरकार नहीं थी, कुछ 100 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप है। सभापति महोदय, 1 लाख की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। 675 जिलों में से 600 जिलों में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केवल स्टार्टअप का मतलब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद ये नहीं है। 675 में 600 जिलों में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के मामले में हम तीसरे बड़े सिविल एविएशन सेक्टर हो गए हैं। राष्ट्रपति महोदया ने इस बात का उल्लेख किया कि 2014 में 209 हवाई मार्ग थे और अब 905 हवाई मार्ग हो गए हैं। अब लगभग हर राज्य में एक एयरपोर्ट जरूर है। और किस प्रकार का बदलाव आया है
इसका उल्लेख दीजिए कि आज दुनिया में सबसे ऊंचा पुल कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर हमारी सरकार के समय में बन के तैयार हुआ। सबसे लंबा पुल समुद्र के ऊपर एशिया का मुंबई में हमारी सरकार के समय में तैयार हुआ है। सबसे बड़ा केबल पुल गुजरात में हमारी सरकार के समय में तैयार हुआ है और नदी के नीचे से चलने वाली मेट्रो कोलकाता में हमारी सरकार के समय में तैयार हुई है। ये दर्शाता है कि विकास के नए प्रतिमानों पर किस प्रकार से इस सरकार के दौरान हम आगे बढ़े। देखिए, बड़े विषयों की तरफ तो अक्सर लोगों का ध्यान काफी जाता है, परंतु मैं एक चीज पे और ध्यान देना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार के समय में बहुत छोटी छोटी चीजें, उनसे देश के विकास में क्या भूमिका हो सकती है, उस तरफ ध्यान दिया गया। मैं 3 छोटी चीजों पे ध्यान दिलाना चाहता हूं। शहद हम सब बहुत सामान्य रूप से यूज करते हैं। हनी, शहद का निर्यात 2014 में 445 करोड़ था और 9 सालों में बढ़कर 1623 करोड़ रुपए हो गया। किसानों, खिलौना, देखिए जब हम चाइना की बात करते हैं तो बहुत सी बात होती थी, खिलौने हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकते। इन 9 सालों में हमने 1844 करोड़ रुपए के खिलौने जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। ये हमने छोटी सी चीज में आगे बढ़ने का प्रयास किया। और दूसरी चीज जो हमारे विरोधियों को शायद याद हो, खादी, जिसका महात्मा गांधी जी के साथ बड़ा संबंध माना जाता था, हमारी मोदी जी के प्रयासों से 2014 में जो खादी का मार्केट 31,000 करोड़ रुपए का था, वो अब बढ़कर 1,35,000 करोड़ रुपए का हुआ, यानी 4 गुना अधिक खादी में हमने वृद्धि प्राप्त की है। और बड़े स्तर पर अगर हम देखें